हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 23 के लिए आप लोग केबीसी नैनो पब्लिकेशन का सेट को हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग दूसरा नंबर सेट को देखेंगे। इसके पूर्व हम लोग एक इसका बना चुके हैं। साथ ही आपको प्लेटफॉर्म का एवं आपको अन पब्लिकेशन का भी जितने भी सेट हैं वो हम लोग अपने चैनल पर दे चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर उस सारे सेट को वहाँ पर आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 2 को, इस नैनो केबीसी नैनो पब्लिकेशन का सेट को। फिर से रहा सेट नंबर 2 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत की संसद के नए भवन के आपको प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, ये बताना है। भारत के जो संसद नए भवन बना है उसका प्रभारी वास्तुकार कौन थे, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी, पद्मश्री जो है विमल पटेल इसके वास्तुकार थे। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, एक पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? संवैधानिक सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, किसके द्वारा अपनाया गया? तो राइट ऑप्शन नंबर ये संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। कब अपनाया गया ये आपको बताना होगा। तो 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया, ये याद रखेंगे। 26 आपको नवंबर आपको 1900 कितना को, तो 1949 को आपको अपनाया गया। 1949 कर लेंगे। और इसे भारत में लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ, ये आपको पता ही है। अपना लिया गया अर्थात इसके द्वारा संविधान सभा के द्वारा संविधान को जो है आपको अपनाया गया। कब किया? तो 1949 को ही, 26 नवंबर 1949 को। और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ पे है संविधान में, ये बताना है फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक आपको संविधान में यह वर्णन किया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये पंचायती राज का विषय है। पंचायती राज विषय है, किसका विषय है पंचायती राज, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। समवर्ती सूचिका, केंद्र सूचिका, राज्य सूचिका या आपको शेषाधिकार सूचिका, किसका विषय है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, या केवल जो है राज्य की सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत केवल आता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है न्यायिक आपको न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसको देख लेंगे। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय आपको क्या कर सकता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय को सभी आपको प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध आपको दोषारोपण कर सकता है। उच्च न्यायालयों द्वारा आपको निर्गत आपको प्रकरणों के समालोचन कर सकता है, या किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ वास्तव में किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर देना, यह आपको सर्वोच्च न्यायालय का आपको अर्थ होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है, किसमें वर्णित है ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ऑप्शन नंबर ए अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है यह वर्णित होता है। एक कल्याणकारी राज्य का जो निर्देशक या आदर्श वर्णन है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित होता है या उसी में वर्णित होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के फ्रेंड्स आपको 51 तक वर्णन है। भारतीय संविधान के आपको अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आपको यह नीति निर्देशक तत्व जो है आपको शामिल है भारतीय संविधान में। और कौन सा भाग में शामिल है? तो भाग 4 में शामिल है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा? तो यह आपको संसद के द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग के माध्यम से। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, यहाँ पर महिला अध्यक्ष तो पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भारत के महिला अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है, भारतीय नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात एनी बेसेंट जो थी वह आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जहांगीर
शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को आपको नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? नादिर उल असर के खिताब से किसे नवाजा गया था जहाँ आपको जहांगीर के शासनकाल में? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया कुतुब मीनार की प्रवेश द्वार को जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है ये बताना है। कुतुब मीनार के जो प्रवेश द्वार है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। सी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण जो हुआ था आपको याद होगा 1311 ईस्वी में आपको हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रहे किसके द्वारा हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। सी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुप्त काल में उत्तर भारतीयों के व्यापार के लिए उपयोग में लिया जाता था? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात ताम्रलिप्ति जो था वह आपको बंदरगाह का इस्तेमाल उत्तर भारतीयों के लिए व्यापार के लिए किया जाता था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासनकाल ने बनवाया था, किस मौर्य शासक ने बनवाया था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड सांची के स्तूप को? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात अशोक ने सांची के स्तूप को मूल रूप से बनवाया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित आपको यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है ये बताना है। कौन सा है यह भारत का मानक? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो है यह भारत के लिए यमोत्तर है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है ये बताना है। भारतीय मानक समय जो कहाँ से नहीं गुजरती है उसका आपको चयन करना है। तो यह राइट ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है, बाकी उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर गुजरती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है उसका आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कृषि दिया हुआ है और राज दिया हुआ है। कृषि और राज से मिलान करना है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कृषि दीपा जो है छत्तीसगढ़ में, तो दीपा छत्तीसगढ़ में होता है, यह सही मिलान है। पाम लू जो है यह मणिपुर में होता है, ये भी मिलान सही है। झूम जो है कृषि वह असम में होता है, यह भी सही है। बेवार जो है यह बिहार में नहीं होता है। बेवार वास्तव में फ्रेंड्स आपको यह स्थानांतरित कृषि है और यह आपको मध्य प्रदेश में होता है। इस तरह से आपको यह मिलान सही नहीं है। तो डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के निम्नलिखित में से कौन जो है संस्था या कार्यालय जारी करता है ये बताना है। थोक मूल्य सूचकांक का जो आंकड़ा है वह कौन सा कार्यालय आपको जारी करता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया ये बताना है। फिर सबको चालू खाते के लिए लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 1994 से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तव में परिवर्तनशील का अर्थ जो होता है वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए रुपए को डॉलर आदि में बदलने की स्वतंत्रता, ये इसका परिवर्तनशील का मतलब होता है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ये बताना है। किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ अवस्थित है? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो हुआ था 1989 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में यह एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 12 वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में आपको अवस्थित है बिहार में। अर्थात बिहार में एक आपको राष्ट्रीय उद्यान और 12 आपको वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में अवस्थित है।
पश्चिमी चंपारण में जो अवस्थित है आपको राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान में रखिएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ये बताना है। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सा कंपनी अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना शहर में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा 1632 में, ये आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे, ये बताना है। इब्न बतूता का किस देश से आया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मोरक्को से यह आया हुआ था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे यहाँ से है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयासों के पीछे कौन थे, ये बताना है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयासों के पीछे कौन था, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात इरविन जो थे यह आपको इसके पीछे थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स, आपको निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है I2 U2 आपको ग्रुपिंग का सदस्य नहीं है, उसको आपको चुनना है फ्रेंड्स। आपको I2 U2 का सदस्य नहीं है, कौन सा है वह देश है। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संयुक्त अमेरिका जो है, अमीरात जो है, संयुक्त अरब अमीरात, यह इसका सदस्य नहीं है। बाकी भारत, इजराइल और ब्राज़ील इसका सदस्य हैं। इस तरह से सी इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, संयुक्त अमीरात है इसका आपको ब्राज़ील नहीं है फ्रेंड्स। आपको इसको ठीक कर लेंगे थोड़ा सा, ब्राज़ील नहीं है, ये आपको सदस्य है भारत, इजराइल और है, और यह ब्राज़ील इसमें नहीं है फ्रेंड्स। इसको डी कर लेंगे फ्रेंड्स। इसको निम्नलिखित में से कौन सा देश का जो है I2 U2 का ग्रुपिंग का सदस्य नहीं है, तो यह आपको ब्राज़ील इसका नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री आपको सुभद्रा देवी जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है सुभद्रा देवी का नाम किस लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। इस तरह से सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं, ये बताना है। छोटा नागपुर के स्थानों में पाए जाने वाले मुंडा और संथाल जो जनजाति हैं, और यह किस पेड़ की पूजा करते हैं, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह कदम के पेड़ को पूजा करते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद, ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के प्रति जो है आपको मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको किस में बताया गया है, तो आपको भारतीय संविधान के आपको 73 सॉरी फ्रेंड्स, आपको यह 75 के जो 3 उपबंध हैं, उसी के तहत यह मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसमें भारतीय संविधान के अनुसार में लिखे गए इस प्रावधान के अनुसार से डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, ये बताना है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो जानते ही आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर जानते ही फ्रेंड्स, आपको राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है, और यह कभी भंग नहीं होता है, न ही राष्ट्रपति के द्वारा, न उपराष्ट्रपति के द्वारा, न सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन होता है और इसे यह अस्थायी सदन होता है, ये आपको पता ही है। इस तरह से यह भंग नहीं किया जा सकता है। आपको लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा सिलसिला जो है सही है, कौन शब्द पहले आया है, कौन शब्द बाद में आया है प्रस्तावना में, यही आपको चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर जो है आपको मिलान कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो है डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात सर्वभौम सत्ता संपन्न, यह पहले शब्द है। उसके बाद में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, जातिवाद, और लास्ट में गणतंत्र। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, लोकसभा का नेता कौन होता है, ये बताना है फ्रेंड्स। आपको लोकसभा का जो नेता कौन होता है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का नेता होता है।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, कब आयोजित होता है ये बताना है फ्रेंड्स आपको। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आयोजित होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। आगे दी हुई है फ्रेंड्स आपको, आगे दी हुई यहाँ पर संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, और लास्ट में दी हुई है फ्रेंड्स आपको एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, उस स्थिति में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतभेद हो तब जा करके दोनों सदनों को एक साथ बैठा करके उससे मतभेद को दूर करने के लिए आपको यह बुलाया जाता है, विचार करने के लिए। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, ये बताना है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य के विधानसभाओं को निर्वाचन करने के प्रावधान का प्रस्तुत करता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 173 के तहत जो है यह भारत के राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन थे, ये बताना फ्रेंड्स। हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री कौन थे, तो जानते ही आपको फ्रेंड्स वेनसांग जो था वह आपको भारत की यात्रा करने वाला आपको था चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में। इस तरह से बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी लिच्छवी की राजधानी, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो जानते ही ऑप्शन नंबर सी, वैशाली इसकी राजधानी थी। सी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ये बताना है। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। डी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। किसके बीच हुआ था, दक्कन के जो है आपको सल्तनत और विजय साम्राज्य के बीच में यह लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी, ये बताना है। रेलवे लाइन जो है किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। कब बिछाया गया था, तो 1853 याद रखेंगे। 1853 में चलना शुरू हुआ था फ्रेंड्स आपको, इससे पहले बिछाया गया काम शुरू किया था। और प्रथम आपको गाड़ी जो चली थी 1853 में, यह मुंबई से थाने के भी चली थी, ये आपको ध्यान रखेंगे 1853 में। नेक्स्ट आपको दिया चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर आपको 35 का ए, अर्थात महात्मा गांधी जो थे यह इस आंदोलन के नेता थे। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। तिनकटिया के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पाक जलडमरू मध्य किस देशों के मध्य अवस्थित है, पाक जलडमरू मध्य जो है किन देशों के मध्य अवस्थित है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है यह पाक जलडमरू मध्य। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन सा है, ये बताना है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य से छोटा राज्य की ओर आपको चयन करना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा जो है राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है और लास्ट में आपको तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक जो वर्षा है वह मुख्यतः किससे प्राप्त होती है, कौन से मानसून से प्राप्त होती है, ये बताना है। तो दक्षिण पूर्वी मानसून से आपको प्राप्त होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जून जुलाई के मौसम में यह आपको अधिक वर्षा कराता है। नेक्स्ट आपको यहाँ से दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन जो है आपको लॉरेंज वक्र के द्वारा
मापा जाता है वो बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है? तो आय की विषमता को जो है लोरेंज आपको वक्र के द्वारा मापा जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, किससे संबंधित है? RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो यह आपको बीमा क्षेत्र से संबंधित है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आपको RN मल्होत्रा कमेटी का गठन 1993 में हुआ था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ अवस्थित है? ये बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला है या विश्व शांति स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपको राजगीर में अवस्थित है, या सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। यह 400 मीटर ऊंची पहाड़ी पर अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? ये बताना है। सहजानंद जो है किससे संबंधित है ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात बिहार के किसान आंदोलन से यह संबंधित है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ये बताना है। जंग लगे लोहे में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए, यह लंबे समय तक बढ़ता जाता है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। यह लंबे समय तक बढ़ता ही रहता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का कौन सा प्रमुख अवयव है ये बताना है। तो जानते ही हैं आपको फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए अर्थात मीथेन जो है प्रमुख अवयव होता है बायोगैस का। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण युक्त आपको वातावरण प्रेमी जो पौधे होते हैं उसको क्या कहते हैं, जिसको लवण में रहते हैं या लवण में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ये ऐसा क्वेश्चन है आपको फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी, इसे लवण मृदोद्भिद के नाम से जानते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के आपको शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ये बताना है आपको फ्रेंड्स। दूसरी शताब्दी में के आसपास यह रचित आपको संस्कृत के जो शिलालेख के अनुसार में सुदर्शन झील को कृत्रिम जलाशय के में मरम्मत करने किसने की थी ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात रुद्रदामा ने इसका मरम्मत कराया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन आपको शिलालेखों के माध्यम से बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास आपको नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? किस प्रसिद्ध शासक ने किया था या ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात कृष्णदेव राय ने कराया था। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ से अपन सबको आपको तबकात ए अकबरी किसके जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा के नाम से विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है आपको। तबकात ए अकबरी यह किसके द्वारा रचना की गई है ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात आपको निजामुद्दीन अहमद के द्वारा यह लिखा गया है, यह रचना किया गया है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है ये बताना है। तो दिए हुए फर्स्ट में आपको पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, यह आपको मिलान सही है। दूसरा दिए हुए आपको पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था यह टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में, यही मिलान आपको फ्रेंड्स सही नहीं है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, ये भी आपको मिलान सही है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको सही मिलान जो है वास्तव में द्वितीय जो आपको युद्ध हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, यह टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में दिया गया, यह सही नहीं दिया गया। तो यही आपको फ्रेंड्स आंसर होगा। द्वितीय युद्ध जो हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध यह 1556 में हुआ था, याद होगा आपको 1556 में हुआ था और हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। यहाँ टीपू सुल्तान और मराठा कर दिया गया है जो कि सही नहीं है। 1556 में हुआ था और यह हेमू और अकबर के बीच में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, जबकि यहाँ पर
यह मिलान दे दिया गया। इस तरह से फ्रेंड्स आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो यह 1526 में हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था 1500 कितना में फ्रेंड्स आपको 1526 में हुआ था। द्वितीय 1556 बता ही दिए। और तीसरा जो हुआ है आपको हल्दी घाटी का युद्ध दिया हुआ था, ये भी जान लीजिए, यह 1576 में हुआ है। यह मिलान आपको सही है, 1576 में, इसको याद रखेंगे। इस तरह से बी मिलान सही नहीं है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है प्रथम बार आपको संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे, ये बताना है। प्रथम बार जो आपको संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, बंगाल विभाजन के समय, बंगाल के विभाजन के दौरान में बनाया आपको अपनाया गया था। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यह बंगाल विभाजन हुआ कब था, ये भी पूछता है फिर, तो ये भी याद रखेंगे 1905 में इसका विभाजन हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। किसके द्वारा हुआ था, तो ये भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह किया गया था। वायसराय था उस समय लॉर्ड कर्जन, उसी के शासनकाल में यह हुआ था। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है क्षोभ मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन के बारे में बताना है। तो सत्य कथन जो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसकी औसत ऊंचाई जो 13 किलोमीटर है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो दिया गया है आपको देख लेंगे, वो सही नहीं है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आर्कटिक क्षेत्र और आपको अटलांटिका द्वीप किसके निकट स्थित है, ये बताना है आपको। इसके निकट यह अवस्थित है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट यह अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, ये बताना है। म्यांमार के साथ में किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की और मिजोरम, तीनों की सीमाएं आपको, चारों राज्यों की सीमाएं आपको मिलता है, जिसमें आपको अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। इस तरह से फ्रेंड्स ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स आगे दिया हुआ है यहाँ से फ्रेंड्स आपको भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी आपको कोयले के भंडार से समृद्ध है, ये बताना है। किस नदी घाटी में कोयला का भंडार अधिक मिलता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, उपयुक्त में से डी इसका फिर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात नमोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी और महानदी घाटी के पास में जो है आपको कोयले का भंडार तीनों जगह आपको मिलता है। इस तरह से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। चीनी उद्योग के बारे में सत्य कथन के बारे में बताना है। तो इसका देखेंगे फ्रेंड्स आपको, तो फर्स्ट में दिया हुआ है आपको यह वजन कम करने वाला उद्योग है, यह आपको सही नहीं है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में बढ़ता है, ये भी आपको सही नहीं है। भारत, फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स आपको, फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट में इसको दिया हुआ है कि यह वजन कम करने वाला उद्योग है, ये आपको फिर सही है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभर रहा है, ये भी आपको कथन सही है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी आपको सत्य कथन है। फिर आपको वजन कम करता है, उत्पाद के जितना लागत होता है उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वह कम होता है। महाराष्ट्र तो अग्रणी है ही और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इस तरह से देखा जाए फिर तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, ये बताना है। कौन सा जो है उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात अल्फा किरण जो है वह वास्तव में आपको रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित जो धनात्मक रूप होते हैं उसमें से अल्फा कण कहलाते हैं। अल्फा कण हुआ जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है केंद्राभिमुखी बल जो है किसके लिए जिम्मेदार है। केंद्राभिमुखी बल जो है किसके लिए जिम्मेदार है, तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्राभिमुखी बल जो है जिम्मेवार होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, ये बताना है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में आपको घर्षण बल शामिल होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा निकलता है, इसमें आपको यह
आपको घर्षण बल शामिल होता है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठा यात्री किधर झुकेगा ये बताना है आपको फ्रेंड्स। आपको यह सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं मुड़ रही है तो बैठे यात्री किधर मुड़ेगा ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह बाईं ओर झुक जाएगा जड़त्व के कारण से। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ कुछ वस्तुएं कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाता है। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दिए गए ऑप्शन में कौन सा है ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए Al2O3 और ZnO जो है यह आपको उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है और दूसरा जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है। यह इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये यहाँ पर फिर राइट आंसर आ जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड के। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन नहीं है ये आपको चयन करना है। सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना। तो विटामिन B6 जो है यह आपको इसका धान की चोकर से प्राप्त होता है। B जो धान की चोकर से प्राप्त होती है यह मिलान आपको सही है। B2 जो है यह कॉड यकृत तेल से प्राप्त होता है। यहाँ पता रहा फिर सबको B2 जो है आपको कॉड यकृत तेल से प्राप्त होता है। यह मिलान सही नहीं है। कॉड यकृत तेल से वास्तव में विटामिन ए और विटामिन डी और ओमेगा 3 प्राप्त होता है। यहाँ पे जो मिलान दिया गया है B2 प्राप्त होता है यह सही नहीं है। विटामिन ई जो है गेहूँ के अंकुर या तेल से प्राप्त होता है ये आपको सही है। विटामिन के जो है अल्फा ये भी आपको मिलान सही है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा आपको दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी था ये पूछा जा रहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात डेक्लोफेनिक जो होते हैं वह दर्द निवारक ऐसा गोली होते हैं जो पशुओं को दी जाने वाले होती हैं। उससे आपको गिद्धों को विलुप्त होने के कारण बना। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाइक्लोफेनिक कहिए या डिक्लोफेनिक कहिए यह कारण से आपको गिद्ध विलुप्त हो गए। नेक्स्ट आपका दिवस सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला आपको बायो रिएक्टर कौन सा है ये बताना है। कौन सा आपको अधिक मात्रा में लिया जाने वाला बायो रिएक्टर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात विलोडित दिया हुआ है। हौज आपको वायो रिएक्टर विलोडित हौज वायो रिएक्टर जो है अधिकतर उपयोग में समानता उपयोग में ले जाने वाला सर्वाधिक यह बायो रिएक्टर है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। समानता यही से का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया रसोई में प्रयुक्त की जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होता है। किसका परत होता है ये बताना है। रसोई में प्रयुक्त होने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत किसका बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यह टेफ्लॉन की बना होता है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः जो है 18 और 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात यह 38 हो जाएगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए वो आपको निकल चला आएगा क्योंकि द्रव्यमान जो संख्या होता है वह आपको इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के कुल संख्या के बराबर होता है। तब जितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं उतना ही प्रोटॉन होगा और दूसरे न्यूट्रॉन दिए गए हैं 20 दिए। दोनों को जोड़ देने पर आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गंधक आपको सुगमता से घुल जाता है। किस पे घुलता है गंधक ये बताना है फिर सबको। तो इसका राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड में यह घुल जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि किस में अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं ये बताना है। किस में जो है अम्ल और क्षार दोनों गुण पाए जाते हैं। तो जानते हैं आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये उभयधर्मी में आपको अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है रिंग वर्म बीमारी किसके कारण से होता है ये बताना है। रिंग वर्म बीमारी किस कारण से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कौवा के कारण से होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ल्यूकेमिया एक प्रकार के कैंसर है जिसमें आपको असाधारण बढ़ोतरी होती है। किस में असाधारण बढ़ोतरी होती है ये बताना है। आपको ल्यूकेमिया के कारण से किस में अधिक
वृद्धि होती है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि होती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं फिर सबको। नेक्स्ट यहाँ से है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको क्लोरोफिल का घटक नहीं है, ये बताना है। क्लोरोफिल का कौन सा घटक नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अर्थात कैल्शियम जो है इसका घटक नहीं होता है। कैल्शियम इसमें नहीं पाए जाते हैं क्लोरोफिल में। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कार्बन है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन, ये सब पाए जाते हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, ये बताना है। कौन सा जो है अर्धचालक है दिए गए ऑप्शन में से? तो जर्मेनियम जो है एक अर्धचालक का उदाहरण है। प्लास्टिक, एल्यूमिनियम सब जो है आपको अर्धचालक में नहीं आते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। प्लास्टिक जो है कुचालक है, लकड़ी आपको भी कुचालक है, एल्यूमिनियम जो है आपको सुचालक में आता है। इस तरह से डी यहाँ पर फ्रेंड जर्मेनियम राइट आंसर हो जाएगा। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब आपको अर्धचालक में आते हैं। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट में ऊन दिया हुआ है, ये एक प्रोटीन है, यह आपको मिलान सही है। रेयन जो है रूपांतरित स्टार्च है, यह मिलान सही नहीं है। रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक है, ये सही है। फ्लोरीन जो है कार्बन का एक अपरूप है, ये भी सही है। दिए गए ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अर्थात रेयन जो दिया हुआ है रूपांतरित स्टार्च दिया हुआ है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। फिर सबको व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरी आपको प्रतिबिंब देखने के लिए। नेक्स्ट आपको दिए, बच्चों में प्रोटीन का न्यूनता का कारण जो रोग उत्पन्न करता है वह है कौन सा है, ये बताना है। बच्चों में प्रोटीन के न्यूनता के कारण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मैरास्मस जो है उत्पन्न होता है प्रोटीन की कमी से किसी बच्चे में मैरास्मस रोग, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। रिकेटस जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, ये बताना है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आइसोप्रीन का यह बहुलक होता है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। कौन सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलता है, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। आपको तो जानते ही आपको सौर ऊर्जा जो है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा यह बदला जाता है, किसमें? तो एटीपी के रूप में, हरे पौधे के द्वारा। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, विद्युत मोटर में खाली स्थान, विद्युत मोटर में क्या होता है, ये बताना है फिर सबको। विद्युत मोटर में कौन सी घटना होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विद्युत ऊर्जा को यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्रवण होने में भूमिका निभाता है? अर्थात स्तन में आपको दूध के श्रवण करने वाले में अहम भूमिका निभाने वाले आपको हार्मोन का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर आपको डी, ऑक्सीटोसिन जो होते हैं वह आपको दूध श्रवण में मदद करने वाला हार्मोन होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए को किसने आपको अंतः पात्र में बनाया, ये बताना है फिर सबको। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात आर्थर कार्नबर्ग ने बनाया था। आर्थर कार्नबर्ग ने, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भ्रूण किस में मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में, कली में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, बीज में जो है भ्रूण का निर्माण होता है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, त्रिअपको आबाद खाली स्थान में होता है। त्रिआबाद किस में होता है? अर्थात दिए गए ऑप्शन में त्रिआबाद किस में होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात एसिटिलीन में जो है त्रिआबाद होते हैं। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएंगे। ट्रिपल बंधन के बारे में पूछा जा रहा है, तो एसिटिलीन में होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, ये बताना है। मलेरिया जो है किस मच्छर के काटने से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जानते ही आपको। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, किस यौगिक का अणु संहिता 40 है, ये बताना है। किस यौगिक का जो अणु संहिता है वह 40 है? तो दिए गए ऑप्शन फिर ऑप्शन नंबर बी, NaOH का जो अणु संहिता है वह 40 है। यहाँ पर Na अर्थात सोडियम का जो है होता है अणु संहिता आपको
23 होता है, प्लस में आपको ऑक्सीजन का जो होता है आपको ऑक्सीजन का जो होता है वो आपको 16 हो जाएगा और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फिर आपको कितना हो जाएगा तो 40 कुल मिलाकर के हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको अनुसहिता 40 हो जाएगा। इस तरह से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका द्रव्यमान संख्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अनुसहिता का मतलब द्रव्यमान संख्या कुल मिलाकर किसका है 40, तो यह आपको NaOH का है। नेक्स्ट दिव्य मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं ये बताना है। कुल गुणसूत्र यहाँ पर संख्या पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो कुल जो हो जाएगा आपको मुख्य रूप से सी इसका राइट आंसर होगा। कुल गुणसूत्रों की संख्या कितने होता है तो 46 हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। अगर जोड़े में पूछता तो आपको 23 जोड़ा हो जाता। नेक्स्ट आपको दिया गया है सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करता है ये बताना है आपको फ्रेंड्स। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह ओजोन जो है पैदा करती है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट दिए हुए आपको फ्रेंड्स यहाँ से आपको रीजनिंग और मैथ तक क्वेश्चन चले आ रहे हैं, तो इसका सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। वहाँ से जुड़ करके इस सारे सेट को जो है PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से इस सेट को अपने हिसाब से लगा भी सकते हैं। इस तरह से सेट कंप्लीट होता है। फिर सबसे एक लास्ट में रिक्वेस्ट रहता है कि कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो हम अपलोड करें यह आपको तुरंत इसकी सूचना पहले मिल जाए। साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर के इस आपको खान सर वाला और उसके अलावा प्लेटफॉर्म का और उसके अलावा क्राउन पब्लिकेशन का सेट हम लोग डाल दिए हैं उसका, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।